नमस्ते दोस्तों। मैं अभय राजपूत नेशनल फर्स्ट रिसर्च के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप अपनी स्टडी बेटर तरीके से कर रहे होंगे। पहले तो मैं अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जो बच्चे मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरा टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स 2020 के हिसाब से मैंने लॉन्च किया हुआ है, स्टार्ट किया है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वीडियोस आपको सिर्फ 2020 के हिसाब से ही काम आएगी। अगले साल भी आपको करंट अफेयर्स के लिए वीडियोस सीरीज इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो न्यू बच्चे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए खास यूजफुल है। क्योंकि जिन लोगों ने अटेम्प्ट दे दिए या फिर जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी और अटेम्प्ट देने वाले इस साल का 2020 का, तो उन लोगों को तो मालूम है कि क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, कैसे पढ़ाई की जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कैसे स्टडी करनी पड़ती है, मेंस की प्रिपरेशन कैसी होती है और प्री की प्रिपरेशन कैसी होती है। तो मेरा मैंडेट सिर्फ इतना है कि बेसिकली मैंने चैनल गुजराती मीडियम के बंदों के लिए चालू किया है, लेकिन प्री की नज़दीक आ रही है तो मैं अपनी जो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फैक्चुअल डेटा जिसको हम बोलते हैं, उसको आपको कंपलसरी याद ही रखना पड़ेगा। उसमें समझने जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऐसे जो कुछ चीज़ होती है जो आपको यदि आपके माइंड में नहीं होगी तो आप यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है या फिर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो मैं बोर्ड पे नोट डाउन कर लेता हूँ जब मैं खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ। और जब मुझे कभी ऐसा लगता है कि अब पढ़ाई से ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, या फिर जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मेरा 5 साल का प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है टीचर के तौर पे। ग्रेजुएट तक के लेवल के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरे डे टू डे रूटीन का जो एक हिस्सा था वो लैग कर रहा था, तो उसको कंप्लीट करने के लिए और मेरी स्टडी भी बेटर हो सके और कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हम करें तो हमारी स्टडी बेटर होती है, या फिर हमको मोटिवेशन मिलता है, सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मैंने ये सीरीज चालू की है, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ट्राई करूँगा कि जो कुछ वर्ड्स हैं या फिर जो कुछ चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करने के मैं अपने पूरे प्रयास करूँगा। क्योंकि मैं प्री के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको उसमें डिटेल एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप जब पढ़ोगे तो ये कॉलेज के एग्जाम की तरह यूपीएससी के एग्जाम नहीं होती है। इसमें आपको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा तभी आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है एकदम सिंपल है, क्योंकि जो बच्चों ने प्रिपरेशन की हुई है उनको मालूम है कि इंडियन पॉलिटी क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था और गवर्नेंस, सुशासन है जिसको गुजराती में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं प्रशासन, ठीक है। तो बहुत लंबा होता है, हर शब्द के पीछे एक बहुत लंबी हिस्ट्री होती है, उसको समझना पड़ता है। बेसिकली इंडियन पॉलिटी में ज़्यादातर हमको साइकोलॉजी जो होती है, मतलब जो दार्शनिकता होती है, उस सब्जेक्ट के ऊपर हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं है तो हमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं पॉलिटी को समझ पाओगे। क्योंकि इंडियन पॉलिटी को आपको सिर्फ रटोगे तो सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। रटने से आप सिर्फ प्री के कुछ 2-4 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, आप मेंस कभी भी यूपीएससी की क्रैक नहीं कर पाओगे। यदि आपको जो वर्ड्स है अलग अलग तरह के पॉलिटी में या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे जियोग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, जब तक आपको उसका मीनिंग पता नहीं होगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप यूपीएससी की प्री भी पास नहीं कर पाओगे। मेंस तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो फैक्ट है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो ग्रेजुएशन है 2018 में मैंने कंप्लीट कर लिया था। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड फॉर प्रिपेयरिंग यूपीएससी, ओके। और बीच में मैंने 1-2 बार स्टेट पीएससी की भी एग्जाम दी थी, ऐसे ही कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। लेकिन मेरा जो मेन इंटेंशन है, गोल है, वो यूपीएससी को मेरा टारगेट है मेरा, ठीक है। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप किस तरह प्रिपेयर करना चाहते हो, आपके लाइफ का गोल क्या है, आप यूपीएससी के साथ में अपना कौन सा हॉबी है उसको भी आप लीड कर रहे हो साथ में, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारे मुद्दे के फिर हम कभी डिस्कशन करेंगे। प्री के हिसाब से हम देखते हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है, जो इंपॉर्टेंट डेटा है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम डिस्कशन कर दे। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स चल रहा है, तो आज का टॉपिक भी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही है। तो उनके कुछ आर्टिकल्स के बारे में आज चर्चा करेंगे, स्पेशली आर्टिकल 14 और फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स रह गए थे, जो बिंदु रह गए थे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, रिवाइज कर लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए आर्टिकल कौन से, 12 से 35, ठीक है। और पार्ट 3 को कौन से नाम से जाना जाता है, कोल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, मैग्ना कार्टा मतलब दूसरा कुछ नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, जो मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पे, आप वहां पे जाके पूरा हिस्ट्री समझ सकते हो कि मैग्ना कार्टा
नाम क्यों दिया गया है। और मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया दूसरा कोई नहीं है, भारत में जो फंडामेंटल राइट्स बाय इंडियन सिटीजन्स को, भारतीय नागरिक को दिए गए हैं, उसी को उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, जो ब्रिटिश के राजा हुआ करते थे, उन्होंने वहाँ के अपनी प्रजा को कुछ अधिकार देने के लिए एक दस्तावेज बनाया हुआ था, जिसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो आप उसको प्रीवियस जो मैंने लेक्चर अपलोड किया है उसको आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर। देखो यहाँ पे एक नया वर्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर। सबसे पहले यहाँ पे एक इंग्लिश वर्ड है फेवर। देखो जो बच्चे रीजनल मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, गुजराती मीडियम से या फिर किसी भी तरह के रीजनल मीडियम से जो लोग पढ़े प्राइमरी एजुकेशन, या फिर जिन लोगों ने 12th तक पढ़े हुए, या फिर ग्रेजुएशन भी जिन्होंने रीजनल मीडियम से ही किए हुए, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अपना सारा ग्रेजुएशन गुजराती मीडियम से किया हुआ है, फिर भी देखो मैं आपको गुजरात इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, मतलब मेरा समझाने का मेथड हिंदी में है, हालांकि मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पे भले ही आप इंग्लिश मीडियम से ही क्यों ना कर रहे हो प्रिपरेशन, इंग्लिश में ही अपना अटेम्प्ट क्यों ना दे रहे हो, आपको हिंदी में ही समझना पड़ेगा, या फिर यदि आपका बैकग्राउंड उस तरह का हो, आपका ग्रुप उस सर्कल उस तरह का हो कि आप ज़्यादा इंग्लिश में टॉकिंग करते हो, डिस्कशन करते हो, तो अलग बात है। लेकिन मेरा समझाने का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि आपको इंग्लिश वर्ड से डरने की जरूरत नहीं है, जो बच्चे नए नए स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा ग्रेजुएशन गुजराती मीडियम तक हो सकता है, और उसके बावजूद यदि जो मैं ऐसे वर्ड्स को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो आपको भी आपके ऊपर विश्वास रखना है और आपकी जो पढ़ाई है उसको आप बेटर बनाइए। ठीक है, तो नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर। फेवर का मतलब होता है छूट देना, छोड़ देने का। ओके, पता है ना, कभी कभार इसका जो सिमिलर मीनिंग देखोगे तो उसको आप कंसेशन बोल सकते हो, छूट देना। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी देखो कॉर्पोरेट टैक्स को घटा के 22% कर दिया है, जो पहले 25% था। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, वेवर। ओके, छोड़ देना, छोड़ देना। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर है, तो उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं अधित्याग का सिद्धांत, छोड़ देने का सिद्धांत, त्याग कर देने का जो सिद्धांत है, डज नॉट अप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, डज नॉट अप्लाई टू फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। भारत में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं भारतीय संविधान के द्वारा, उस फंडामेंटल राइट्स को ये सिद्धांत लागू होता नहीं है। यानी कि ये सिद्धांत कौन से देश में लागू है, फाउंड इन यूएसए, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका में सिद्धांत पाया जाता है। मतलब वहां के नागरिक, वहां की सरकार को क्या कहते हैं कि हमको फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए, आपके फंडामेंटल राइट्स आप अपनी जेब में रखिए, हमको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए, हम अपनी लाइफ अपने तरीके से जिएंगे। लेकिन भारत में इस तरह का कोई भी तरह का डॉक्ट्रिन सिद्धांत नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि आपको किसी भी तरह के फ्रीडम से आपको वंचित किया जा रहा है, आपके साथ अनटचेबिलिटी की जा रही है, आपके साथ अन्याय किया जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। क्योंकि किसी इंडिविजुअल ने या फिर सरकार के किसी व्यक्ति ने या फिर सरकार के किसी विभाग ने आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया है, भेदभाव किया हुआ है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट जा सकते हो। तो ऐसा कॉन्सेप्ट भारत में नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर का। ठीक है, भारत का कोई भी नागरिक अब आपको यदि कोई अधिकार दे रहा हो कि भाई आपको इस तरह के अधिकार है, आप कहीं पे भी घूम सकते हो, मंदिर जा सकते हो, मस्जिद जा सकते हो, पब्लिक पार्क में जा सकते हो, कोई मनाही नहीं है, तो क्या आप अपने इस अधिकार को छोड़ दोगे? कभी नहीं छोड़ोगे। लेकिन यूएस में ऐसा है, वहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर यूएस में देखा जाता है, वहां के नागरिक सामने से बोलते हैं कि हमको आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में तो लोग चाहते उल्टा ऐसा चाहते हैं कि जितना हो सके उतना मिले हमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये चीज याद रखना, डॉक्ट्रिन ऑफ फेवर इज नॉट रिलेटेड टू और डज नॉट अप्लाई टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। हमने पिछली बार देखा था फंडामेंटल राइट्स कैसे अमेंडेबल है। अमेंडेबल उसका मतलब कि पिछले वीडियो में हमने देखा था ना, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब कि वो असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि कब किसी को भी गालियां बक दो, किसी को भी कुछ भी बोल दो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी के नाम पे, ऐसा नहीं है। उसके ऊपर राज्य रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जरूरी प्रतिबंध लगा सकती है। तो क्या है, अमेंडेबल है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, संसद उसमें पार्लियामेंट संसद के द्वारा उसमें संशोधन किया जा सकता है। स्पेशल राइट्स फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज जो
अल्प अल्प वयस्क नहीं, उसको शुद्ध हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, उसका मतलब क्या होता है। माइनॉरिटी मतलब कि जो लघु, शुद्ध गुजराती में उसको लघुमती समुदाय बोलते हो, माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, अल्पसंख्यक। क्या है ना कि वो एक्चुअली पढ़ता हूँ मैं सब इंग्लिश मटेरियल, आंसर मेरा मीडियम है लिखने का, आंसर राइटिंग का गुजराती में, और एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं हिंदी में। तो जो से 3 लैंग्वेज मिक्सअप होती है तो क्या होता है कि कभी कभार वर्ड्स हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक के लिए भी अलग से अधिकार दिए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो यही चीज भी याद रखना है। उसका मैं बता देता हूँ आपको, आर्टिकल 29 और 30 में आपको मिल जाएगा। तो स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए उसमें आर्टिकल 29 और 30 उनके लिए स्पेशल प्रोविजन उसमें दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फंडामेंटल राइट्स डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। याद रखना, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी और उसका जो डिफेंडर है, रक्षण करने वाला कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया जा सकता है कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफेंडेड एंड गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ, नहीं सॉरी, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय और डिफेंडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सेंटेंस आपको क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट डिफेंड नहीं करता है। कौन डिफेंड करता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट भी नहीं आएगा, याद रखना। नेक्स्ट देखो, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड, उनको हम सस्पेंड कर सकते हैं, मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय तक सरकार छीन सकती है, निलंबित कर सकती है, आपके अधिकारों को से आपको वंचित कर सकती है। लेकिन कब, ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल याद रखना है नए बच्चों को, 352, आर्टिकल 352 के तहत हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, जैसे कि इंदिरा गांधी के सरकार के टाइम पे लगाया गया था 1975 से 77 तक, ओके, 1975 टू 77, ओके। तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के दौरान ही आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या हो सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। अब कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किए जा सकते हैं, वो बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है, वो अपने हिसाब से पढ़ लेना, जो लोग रिवीजन करें उनसे उनको तो मालूम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं वही कवर कर रहा हूँ, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुपीरियोरिटी ओवर अदर्स, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स ऐसे राइट्स है कि जो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इतनी सुपीरियोरिटी, इतनी अग्रिमता दी गई है, महत्वता दी गई है कि अन्य अधिकारों से ज्यादा उनको महत्व दिया गया है। इसलिए तो बोला जाता है ना कि यदि आपका किसी भी तरह का फंडामेंटल राइट 12 से 35 से लेकर के किसी भी आर्टिकल में दी हुई किसी भी प्रावधान के तहत आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। किसी भी तरह पुलिस थाने में एफआईआर कराने की भी आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक है। इतना अधिकार आपको दिया गया है। इसलिए बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट्स हैव कॉन्स्टिट्यूशनल सुपीरियरिटी ओवर अदर्स। अभी ऊपर देखो, सब पढ़ के जाते हो आप, सिर्फ एक दो वर्ड आप ट्विस्ट कर देती है, एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर देती है या फिर चेंज कर देती है। यहाँ पे एग्जाम में भी दे दिया जाए आपको प्रीलिम्स में कि फंडामेंटल राइट्स हैव नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल सुपीरियरिटी ओवर अदर राइट्स, कि भाई फंडामेंटल राइट्स का दूसरे अधिकारों के ऊपर सुपीरियरिटी नहीं है, लेकिन सेंटेंस ही गलत है क्योंकि है, ओके। नेक्स्ट देखो, राइट टू प्रॉपर्टी, जैसे कि लास्ट लेक्चर मैंने बताया था, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था आजादी के समय, अब वो लीगल राइट हो चुका है, ठीक है। आर्टिकल 300A में उसको शामिल कर दिया गया है। देखो, बिकेम लीगल राइट कहां पे, इन आर्टिकल 300A, आर्टिकल 300A में। दोस्तों एक चीज याद रखना, ये वाला जो 300A एक ऐसा आर्टिकल है, इंडिपेंडेंट है। कैसा आर्टिकल है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है स्वतंत्र आर्टिकल, जो किसी आर्टिकल के अंतर्गत नहीं आता हो। यदि मान लो मैं ऐसा लिखूं 300 कैपिटल ए की जगह पे मैं ऐसा लिखूं 300 क्लोज ए, ये जो ब्रैकेट में होता है ना उसको क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। और यदि मान लो कि उसके बाद और कुछ लिखा होगा, जैसे कि मान लो कि रोमन लिपि में लिखा होगा 1, तो इसको क्या बोलते हैं, सब क्लोज। तो क्या होगा, आर्टिकल 300 क्लोज ए सब क्लोज 1। तो एक चीज आपको याद रखनी है, ए इंडिपेंडेंट आर्टिकल नहीं है, ए 300 क्लोज 1 सब क्लोज, सॉरी, आर्टिकल 300 क्लोज ए एंड सब क्लोज 1। ए आपका क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट आर्टिकल नहीं है, क्योंकि ये जो है वो आर्टिकल 300 का एक भाग है। लेकिन ये जो आर्टिकल 300 कैपिटल ए है, तो जहां कहीं भी आप कैपिटल वर्ड देखोगे तो एक चीज याद रखना, वो आर्टिकल आपका हमेशा इंडिपेंडेंट होगा और वो किसी भी आर्टिकल के अंतर्गत शामिल नहीं होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक क्लोज में और इंडिपेंडेंट आर्टिकल में बहुत डिफरेंस होता है। कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो आर्टिकल 300 में उसको फंडा राइट टू प्रॉपर्टी को
अब लीगल राइट करार घोषित कर दिया गया है। कौन से पार्ट में ऐड किया गया है? पार्ट 12। आपको पार्ट भी याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था हाल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट है? टोटल 25 पार्ट है, ठीक है। उसमें से 12वां नंबर का जो पार्ट है उस 12वें पार्ट में उसको शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट देखो, कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा? बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। AOCA नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला नहीं है, शॉर्ट में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ठीक है। गुजराती में उसको बोलते हैं बंधारणीय सुधारो, ओके। तो जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था? 1978, ओके, 1978 में हुआ था। तो उसके द्वारा फंडामेंटल राइट, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको लीगल राइट बना दिया गया था। आर्टिकल 300A में उसको ऐड कर दिया गया है। पार्ट कौन सा है? 12 में उसको शामिल किया गया है, ओके। इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19(1)(f) एंड 31 बोथ नाउ डिलीटेड। अब देखो, जो राइट टू प्रॉपर्टी थे वो राइट टू प्रॉपर्टी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पहले कौन से आर्टिकल में मेंशन हुए थे? आर्टिकल 19। देखो, अब ये इंडिपेंडेंट आर्टिकल नहीं है, जैसे कि आर्टिकल 300A इंडिपेंडेंट आर्टिकल था, लेकिन आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज F ये आपका इंडिपेंडेंट आर्टिकल नहीं है, ये आपका आर्टिकल कैपिटल जो मेन आर्टिकल है 19 उसका एक भाग है। तो उसका जो आर्टिकल था उसमें और आर्टिकल 31 ये दोनों आर्टिकल में पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 के द्वारा उसको डिलीट कर दिया गया है। मतलब अभी वो कैसा अधिकार हो गया है? लीगल, कानूनी अधिकार हो गया है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संशोधन 2002 किसके रिगार्डिंग था? इंसर्ट यानी कि ऐड करना, शामिल कर देना, एक नया आर्टिकल शामिल किया गया था। ये भी कौन सा था? इंडिपेंडेंट आर्टिकल था, आर्टिकल 21A। कौन सा है? राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दिया जा सकता है 6 to 15 ईयर्स, 0 to 6 ईयर्स, लेकिन आपको याद रखना है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, ओके। आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, इंसर्ट किया गया था, और उसके तहत कौन सा प्रोविजन किया गया था? क्या जोगवाई की गई थी कि फ्री, निःशुल्क और कंपलसरी किसी भी हालत में राज्य को एजुकेशन देना पड़ेगा हर बच्चे को। हर बच्चे को मतलब कौन से बच्चे को? जिसकी एज 6 से 14 के बीच में हो, ठीक है, 6 to 14 ईयर्स एज ग्रुप। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से आपका मेन आर्टिकल चालू होता है, लिखना रह गया स्पेस की कमी के कारण या फिर मैं भूल गया हूँ शायद। यहाँ से हम जो आगे पढ़ेंगे दो टॉपिक है। आर्टिकल नंबर 14 नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आर्टिकल नंबर 14 में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में दो टॉपिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? पहला इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। देखो यहाँ पे लॉ के पीछे एस लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे क्या है? प्लूरल है, बहुवचन है, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ सिंगुलर है, सिर्फ लॉ है। यहाँ पे लॉ है और यहाँ पे लॉज है, उसमें क्या डिफरेंस है हम देखेंगे। मैं 2 मिनट के लिए साइड हो जाता हूँ, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखो, आई होप फ्रेंड्स कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये जो दो कॉन्सेप्ट है इसमें समझने की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसमें डिफरेंस क्या है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको किस तरह हमें समझना है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में उसका डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज तक हम इतना ही रखते हैं। तो आप ये सारे दोनों टॉपिक्स एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने के लिए, मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और प्री के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखो। किसी भी तरह का डाउट्स आता होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे मेंशन कीजिए। और एज यूजुअल जैसा कोई हर कोई चाहता है, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक उसको शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्या होती है कि अवेयरनेस होती नहीं है। तो आई होप कि आप उन लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचाओगे जिससे कि उन लोगों को हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। जय हिंद, जय भारत।